नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, संधि हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संधि क्या होती है, किस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना चाहिए और किस प्रकार से हम किसी भी संधि किए गए पद को सार्थक खंडों में विभक्त कर सकते हैं, उस पर संधि विच्छेद कर सकते हैं और कैसे हम अपनी संधि की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज जो हम अगली संधि पढ़ने वाले हैं, सर संधि के अंदर हमारी आज पहली संधि है दीर्घ संधि। इसे हम पढ़ेंगे और ये आपको तभी समझ में आएगी जब आप पिछला वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और मैंने आपको बताया था कि हम उत्तराखंड UKPSC के द्वारा ग्रुप C का जो सिलेबस रखा गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड पढ़ा रहे हैं और हिंदी व्याकरण में आपको पढ़ा रही हूँ और हिंदी जो NCERT का सिलेबस है उसे हम कवर कर रहे हैं साथ ही साथ। तो प्रैक्टिस सेट भी हमारा चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, सबसे पहले देख लीजिए, दीर्घ संधि हमारी आज जो स्वर संधि है उसके अंतर्गत आने वाली पहली संधि है। इसे हम आज जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं जो भी आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप जो आपने नोट्स बनाया है उसके आगे आप लिख लीजिए स्वर संधि के प्रकार में दीर्घ संधि और उसकी परिभाषा। तो चलिए परिभाषा हम समझ लेते हैं, जहाँ पे देखो मैं इसको आगे आपको उदाहरण से समझाऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको परिभाषा लिखनी है। यदि अ या आ, इ या ई, उ या उ का मेल क्रमशः अ या आ, इ या ई, उ या उ से हो तो दोनों के मेल से क्रमशः आ, ई, उ हो जाता है। से आपको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या ये ओ, आ, ई, उ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसके उदाहरण देखेंगे आगे। लो, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो अ या आ में दीर्घ कौन सा है, यानी कि बड़ा कौन सा है, आ बड़ा है। इ या ई में दीर्घ कौन सा है, ई बड़ा है। उ या उ में दीर्घ कौन सा है, उ बड़ा है। ठीक है, या उ दीर्घ है। तो ये हमें प्राप्त करने हैं, यानी कि आ, ई, उ यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे। देखो, अब आगे एक ट्रिक आप समझ लो। सबसे पहले हम देखते हैं अ या आ को। ठीक है, देखो अब आपको एक सारणी ध्यान रखनी है। कभी भी हो, जब अ प्लस अ हम करेंगे ना, तो उसका हमेशा आ में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अ का दीर्घ कौन सा है, आ दीर्घ है, सजातीय ये स्वर है। ठीक है, फिर अ के बाद अगर अ का मेल आ से भी होता है तो भी हमारा आ ही प्राप्त होगा परिवर्तित रूप में। ठीक है, फिर अगर आ का मेल अ से हो रहा है तो भी हमारा आ ही बनेगा, और यदि आ का मेल आ से हो रहा है तो भी हमें आ ही प्राप्त होगा। यानी कि चार स्थिति हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। चारों में स्थिति चारों में अलग अलग है, लेकिन हमें आंसर के रूप में क्या मिल रहा है, आ यानी कि दीर्घ स्वर ही हमें प्राप्त हो रहा है। हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे दोनों तरफ स्वर ही हमें प्राप्त करने हैं। ठीक है, जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो दोनों ही तरफ हमारे क्या आने चाहिए, स्वर आने चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम स्वर संधि रखा गया है। चलिए, और दीर्घ संधि इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हमें दीर्घ स्वर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, तो पहला तो ये। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एक शब्द ले लेते हैं, देवागमन। ठीक, एक शब्द है देवागमन। अब हम सबसे पहले इस शब्द को हम क्या कर देते हैं, विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका विच्छेद हो जाएगा देव धन आगमन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जब भी हम संधि, ये तो संधि का पद है। ठीक है, एक पद है, लेकिन इसको हमने जब दो पदों में बांटा तो हमने दोनों ही तरफ क्या करने हैं, सार्थक खंड करने हैं। ठीक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। ठीक है, ऐसा हम कई लोग, आपसे कई बार पूछा जाता है कि देवागमन का संधि विच्छेद कीजिए, तो कई लोग जब ऑप्शन में देवा लिखा होता है, देवाधन आगमन, तो कई लोग उसी को कर लेते हैं। गलत होता है, क्योंकि हमें क्या कर, देवा का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, हम मतलब अपने दिमाग से ही आप लगा सकते हो। तो देव हो जाएगा, देव मतलब देवता। ठीक है, आगमन मतलब आना, देवताओं का आना। ठीक है, या देवता का आना।
तो देव का मतलब होता है देवता। और इसमें हमने क्या करना है, अंतिम, हमने संधि विच्छेद के रूल में क्या बताया था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का पहला वर्ण, इनका क्या करना है, आपस में मेल करना है। तो देव का अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा, क्योंकि देव क्या है, वह क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन में क्या है, स्वर उच्चारित हो रहा है, वह में क्या लगा हुआ है, लास्ट में अ का साउंड आ रहा है। तो इसमें से हम अंतिम स्वर ले लेंगे, क्योंकि स्वर संधि है तो हमें इसको ऐसे ही ले, अगर ये व्यंजन होता तो यहाँ पे हलंत होता, ठीक है, लेकिन ये व्यंजन संधि में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्वर संधि है, इसमें स्वर निहित है, इसका स्वर ले लो, और यहाँ से इसको जो हमने आगमन है, क्योंकि आ अपने आप में एक स्वर है, तो इसको सेम टू सेम उतार लो, ठीक। अब देखो बराबर करके हमें यहाँ, आप इस सारणी में आ जाओ, अ प्लस आ का मेल जब हो रहा था तो क्या बन रहा था, ढूंढते हैं यहाँ पे, कहाँ पे है, अ प्लस आ, अ प्लस आ, ये वाली कंडीशन हमारी लागू हो रही है। तो इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होना है, आ प्राप्त होना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे जब हमने देवागमन किया तो देव यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ आगमन है, तो अब ये आ क्या हो जाएगा, अपने मात्रिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और किस में लग जाएगा, वो में, जो वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। देवागमन हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसको इसके मात्रिक रूप में परिवर्तित कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया पहला उदाहरण। इसके साथ ही हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखो परम धन अर्थ एक दूसरा उदाहरण है, ठीक है। परम में हमारा, अब इसको हमें इसमें ये अभी क्या है, विच्छेद कर लिया हमने, ठीक है, दो सार्थक पद ले लिए हैं। परम, परम मतलब जो प्रिय, बहुत घनिष्ठ जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, बहुत प्रिय, और अर्थ, तो अर्थ का मतलब क्या है, धन संपत्ति से हम ले सकते हैं, ठीक है, परमार्थ या ईश्वर की प्राप्ति से ले सकते हैं, अगर हम इसका पूरा शब्द लेंगे परमार्थ, ठीक है। तो अब देखिए परम में क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, अ है, ठीक है, मौ के साथ क्या लगा है, अ लगा हुआ है, इसको ले लो, ठीक। अब इसमें अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण कौन सा है, अ है, तो इसको ले लो, अब इनको मिला दो। अब यहाँ पर देख लो आप, अ प्लस अ, ये वाली स्थिति, हमारी जो स्थिति है ये लागू हो रही है, तो अ प्लस अ का मेल क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो परम धन अर्थ तो अब आ हो गया है ना, तो अब हमें यहाँ किसको, इस आ को मात्रिक रूप में हम इसके साथ लिख लेंगे, ये हो जाएगा परमार्थ हुआ। देख पा रहे होंगे परिवर्तन आपको साफ पता चल रहा है, ठीक। देखो एक और उदाहरण देख लीजिए, शिव धन आलय, ठीक। शिवधन आलय जब मैंने लिखा तो फिर इसमें से क्या निकाल दो, इसका स्वर निकाल दो, अंतिम वर्ण, ठीक, इसका पहला वर्ण ले लो, आ ले लो, और इसको अ प्लस आ, फिर यही अ प्लस आ, फिर सेकंड वाली स्थिति हमारे यहाँ पे लागू हो रही है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इसको मिला करके क्या हो जाएगा, शिवालय, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ये आ जो है यहाँ कहाँ बदल गया, इसमें ये मात्रा के रूप में बदल गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये परिवर्तन है। जब आप देख रहे हैं शिव में, यहाँ पे शिव है, शिवा है, यहाँ पे आ की मात्रा लगी है, लेकिन जब हमने इसको अलग किया तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, ये केवल शिव है, अ है यहाँ पे, और यहाँ आलय है। तो ये आ जो है ना, ये परिवर्तित हो जा कर के अपने किसमें, मात्रिक रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं हम परिवर्तन। संधि का रूल क्या है, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन आवश्यक है। फिर है अगला हम देख लेते हैं, यहाँ से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम ई का देख लेते हैं, ठीक है। आ तो हमें प्राप्त हो गया, अब हमें क्या देखना है, ई देखना है, और फिर हम ऊ के उदाहरण देखेंगे, ठीक। तो इसको मैं मिटा रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी ट्रिक है अगर आपने इसको समझ लिया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को बार बार चलाइए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो ई का देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम सेम चीज़ें करेंगे। सबसे पहले देखो ई प्लस
ई करेंगे, ये छोटा ई है, ठीक है, और इसको बदल के ये क्या बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। फिर अगर ई का मेल ई से होता है तो भी ये किस में बदल जाएगा, ई में बदल जाएगा। अगर ई के बाद ई आता, छोटा ई आता है तो भी ये ई में बदलेगा, और अगर ई के बाद ई भी आए तो भी ये किस में बदलेगा, ई में बदल जाएगा। यानी कि चारों स्थिति आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दो छोटे ई हैं, यहाँ छोटा ई, बड़ा ई, ठीक है, बड़ा ई हो जाएगा, और यहाँ बड़ा ई छोटा ई बराबर ई हो जाएगा। यहाँ दो बड़े ई हैं और इसका मेल से जो परिवर्तित हो रहा है वो क्या हो रहा है, बड़े ई। यानी कि हर स्थिति में इसका दीर्घ हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो दीर्घ दो सजातीय स्वर हैं और इनका दीर्घ क्या है, ई है। अब उदाहरण से इसको समझते हैं। देखो, एक शब्द है कवींद्र, ठीक है, कवींद्र शब्द है, इसका संधि विच्छेद करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कवि धन इंद्र, ठीक है, हम कवि नहीं करेंगे। कई बार आपको संधि विच्छेद में पूछा जाता है कवि धन इंद्र, आपको पूछ लिया जाता है कि शुद्ध इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो कई लोग इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कवि बड़ी मात्रा दिख रही है ना, तो कई लोग कवि धन इंद्र भी कर लेते हैं। गलत होता है। अभी कवि करेंगे तो कवि का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, शुद्ध शब्द क्या है, कवि है, ठीक। तो देखिए, जब हमने कवि धन इंद्र लिखा, अब यहाँ पे तो हमें छोटी ई दिख रही है तो इसको अलग से ले लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटी ई है तो इसको भी अलग कर लीजिए, है ना। वो आप देख पा रहे होंगे, वो में क्या है, छोटे ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ जबकि हम देख पा रहे हैं परिवर्तित होकर के बड़ी ई में बदल गई, तो ये क्या है, दीर्घ संधि। आपको पता चल रहा है ना, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है, हमें यहाँ दीर्घ में प्राप्त हो रहे हैं शब्द, ठीक है। यहाँ तो छोटा ई है, यहाँ भी छोटा है, लेकिन जब हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हमें दीर्घ रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक। तो देखो, यहाँ कौन सी कंडीशन लागू होती है, ई प्लस ई, दोनों छोटे ई हैं, तो इसको कहाँ बदलना है, हमें बड़े ई में बदलना है, ठीक। तो अब ये जो बड़ा ई है ये अपने वास्तविक रूप में ना आकर, क्योंकि व्यंजन के बीच में लिखा जा रहा है ना, तो यहाँ पे इसको हम इसकी मात्रिक रूप में लिख लेते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, इस तरह से होती है किसी भी शब्द में, ठीक है। तो ये यहाँ पे मात्रा आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, एक शब्द है नारी धन ईश्वर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं तो सिर्फ केवल आपको समझाने के लिए सिलेक्टिव उदाहरण को मैंने लिया है यहाँ पे, लेकिन आपके पेपर में इसी तरह से हो सकता है कई उदाहरण अन्य आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको केवल यहाँ पे उतने उदाहरण में लिखवा नहीं सकती हूँ, आपको ढूंढने हैं स्वयं से। कोई भी शब्द आप उठा लीजिए तो उसमें आप करने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी, ठीक। तो देखो, नारी धन ईश्वर, अब इसका स्वर अलग कर लेते हैं। इसमें अंतिम स्वर कौन सा है, ई है, ठीक। इसका प्रथम, हमने कहा था प्रथम स्वर लेना है, तो इसका प्रथम स्वर क्या है, ई है, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं, इसमें हमने क्या कहा था, ई प्लस ई मिला करके ई प्लस ई, ये वाली स्थिति है। तो अब हमारा परिवर्तन किस में होगा, बड़े ई में, क्योंकि इसका दीर्घ क्या है, बड़ा ई है, ठीक। अब बताइए क्या होगा इसका मिला करके, नारी धन ईश्वर। अब दोनों जगह सेम है, बड़े ई ही हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, नारीश्वर, ठीक है। कई लोग इसको इस तरह से भी लिखते हैं, नारी ईश्वर, क्योंकि अब कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे नारी लिखा हुआ है और यहाँ ईश्वर लिखा हुआ है, तो ये बड़ा ई है, तो इसको ऐसे गलत हो जाएगा, आपका शब्द ही गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी स्वर जो होता है वो जब किसी व्यंजन के बीच में लिखा जाता है ना, तो वो हमेशा अपने मात्रिक रूप में होता है। तो ये यहाँ बीच में अपने मात्रिक रूप में यहाँ आ चुका है, तो इसको हम सीधे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से भी आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक। चलिए अगला एक उदाहरण और ले देते हैं। मुनि धन ईश्वर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कौन सी स्थिति हमारी लागू होगी, मुनि में कौन सी ई लगी हुई है, छोटा ई है, तो इसको निकाल लीजिए,
ठीक, इसका अंतिम वर्ण ले लिया, इसका पहला वर्ण ले लीजिए ई हो गया, और इनको मिला करके क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। कौन सा वाला है हमारा, ई प्लस ई, दूसरी वाली स्थिति यहाँ पे लागू हो रही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये बदल जाएगा, इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, मुनीश्वर। ठीक है, मुनीश्वर, यहाँ छोटा ई लगा है, ये किस में बदल गया, बड़े ई में, यानी कि दीर्घ रूप में परिवर्तित हो गया, तो मुनीश्वर हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से मुनीश आप कर सकते हो, रवीश कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया। अब हम अगला ले लेते हैं ऊ का उदाहरण, लास्ट है हमारा ऊ। इसी तरह से आपको समझना है, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से। अब जब हम आगे और संधियां पढ़ेंगे ना, फिर वहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, इसीलिए मैं कहती हूँ कि बार बार बहुत डिटेल से, बहुत ध्यान लगा करके पढ़िए, ताकि कन्फ्यूजन, क्योंकि संधि में तो आपको सारी ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी और परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए अब देखिए, हमने आ भी प्राप्त कर लिया, आ के उदाहरण देख लिए, ई के देखे, अब हमें ऊ के देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे। यदि छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से हो तो क्या प्राप्त होगा, बड़ा ऊ प्राप्त होगा। ठीक है, फिर छोटा ऊ के बाद यदि बड़ा ऊ आता है तो भी हमारा बड़ा ऊ ही होगा। ठीक, बड़ा ऊ अगर आ जाए और उसका मेल छोटे ऊ से हो तो भी हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा, और बड़ा ऊ अगर आ जाए उसका मेल बड़े ऊ से ही हो तो भी हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा। जो हमारी परिभाषा में लिखा हुआ है ना, मैं उसको यहाँ पे आपको शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ये आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, आप किसी भी वीडियोज़ में देख सकते हो, कहीं से भी, आपके टीचर ने भी हो सकता है ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। ये मैं सिर्फ ये जो आपकी परिभाषा है ना, क्योंकि हमें ये इतना लंबा लिखा हुआ है तो हमें ओ या आ, ई या ई ये समझ में नहीं आता है, तो इनको मैंने शॉर्ट करके इस तरह से बनाया है। ठीक है, 3 उसमें डिवाइड करके इस तरह से समझाने का मैं आपको प्रयास कर रही हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका निचोड़ कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, देखिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है, लघु धन उर्मी। ठीक है, उर्मी का मतलब होता है तरंग या लहर। ठीक है, लघु का मतलब छोटी, तो छोटी लहर जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो देखो लघु में क्या है, अब हमें ऊ के उदाहरण देख रहे हैं तो हमें ऊ प्राप्त होगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, ये छोटा ऊ है, लघु, तो इसका ऊ निकाल दो। ठीक है, प्लस कर दो, यहाँ भी छोटा ऊ है। अब हमने यहाँ देखना है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इसको मिला करके क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लघु धन उर्मी, अब ऊ प्लस ऊ में बदल जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा, लघुर्मी में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको ऊ दिख रहा है यहाँ, तो ये यहाँ बड़े ऊ में बदल गया, परिवर्तन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि पूरा शब्द ही परिवर्तित, पर शब्द परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ वर्णों के मेल से एक नया वर्ण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मात्रा हो सकती है, वो वर्ण के रूप में हो सकता है। ठीक, देखिए इसके बाद अगला उदाहरण अगर हम देखें, एक और उदाहरण ले लेते हैं, वधु धन उत्सव। अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो छोटा ऊ था, ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़ा ऊ लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ है। अब यहाँ देख लीजिए, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो मिला के बड़ा ऊ बदल जाएगा, और यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। और अब आप देखना यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है, वधु धन, वधु होता है, वधु नहीं होता है। ठीक है, छोटा ऊ नहीं होता है, वधु में बड़ा ऊ लगता है। वधु मतलब होता है जो नई नवेली दुल्हन होती है, उसे वधु कहते हैं। ठीक, उत्सव मतलब जैसे शादी विवाह, जो किसी लड़की की बारात हो रही है तो वधु उत्सव, यानी कि बारात उत्सव जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वधु उत्सव वहाँ पे उससे कहते हैं। तो यहाँ पे वधु धन उत्सव, इसका क्या हो जाएगा, ऊ में बदल जाएगा ये, तो ये वधूत्सव हो जाएगा, वधूत्सव।
ठीक है, तो ये बड़ा ऊ में बदल जाएगा, ये ऊ जो है वो अपने मात्रिक रूप में आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद एक और उदाहरण देख लेते हैं। भानु धन उदय। ठीक है, अब यहाँ से हमें छोटा ऊ लेना है क्योंकि यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, फिर यहाँ भी छोटा ऊ है। ठीक है, इन दोनों को मिला करके ऊ प्लस ऊ मिला के बड़ा ऊ बनता है, तो इसको ऊ में बदल दो। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऊ प्लस ऊ हो जाएगा, तो भानुदय नहीं होगा बल्कि भानुदय हो जाएगा, है ना, भानुदय। भानु का मतलब होता है सूर्य, उदय का मतलब उगना। ठीक है, तो सूर्य, भानुदय का मतलब होता है सूर्य का उगना। ठीक है, तो दो सार्थक शब्दों में हमने इसको बांटना है। सबसे पहले जब तक हम किसी भी शब्द, मान लो आपके पास पूछ लिया जाए कि भानुदय में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब आपको पता कैसे चलेगा दीर्घ संधि है, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास 4 संधि दी हुई है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, कौन सी संधि है, तो आपको कैसे निकालना होगा, क्योंकि आगे तो बहुत सारी संधि हम पढ़ेंगे तो उसमें हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शब्द में उसको विच्छेद करना होगा। ठीक है, तो भानुदय, अगर आप भानुदय ऐसा करेंगे, भानु धन, इस तरह से, मतलब कोई भी अगर आप गलत संधि विच्छेद करोगे तो आपकी संधि निकल करके नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जो है ना, ये चीज़ ये आनी चाहिए, भानुधन, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि दोनों ही तरफ क्या होने चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी सार्थक है, यहाँ भी सार्थक है, फिर इसका अंतिम वर्ण ले लो, इसका पहला वर्ण ले लो, दोनों को मिला दो, और ये चीज़ आपको याद है ही, तो फिर आपका संधि विच्छेद निकल करके आ जाए। आपको पता है कि ये हमारा ऊ निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस दीर्घ संधि में आपको, दीर्घ का मतलब मैंने बताया बड़ा, और दीर्घ संधि में आपको 3 टर्म्स याद रखने हैं, आ ई ऊ। ठीक, आगे जब हम और 4 संधियों को पढ़ेंगे वहाँ आ ई ऊ नहीं देखे आपको, मतलब ये दिखेंगे, लेकिन जो परिवर्तन है वो आ ई ऊ नहीं दिखेंगे। ठीक है, वो कोई और आपको दिखेगा, तो इस संधि में आपको आ ई ऊ याद रखना है। ठीक, तो ये थी हमारी दीर्घ संधि। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। इस तरह से इसको नोट डाउन करते रहिए, और आप लोग जो मैंने आज 3 आपको आ ई ऊ दीर्घ संधि के उदाहरण बताइए, आप लोग मुझे 5-5 उदाहरण कम से कम लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, आप लोगों को कितना मतलब आप समझ पा रहे हैं या नहीं। यदि आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली संधि के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।